तो सर लेट्स गो स्ट्रेट टू द बिजनेस। ये हमारे सामने हेरिटेज स्कूल, ये किसका क्वेश्चन पेपर है आप लोग का? ये हेरिटेज स्कूल का मेरे पास रखा हुआ है, हेरिटेज का रखा हुआ है। और ये आपका डॉन बॉस्को है क्या? अच्छा, डीपीएस दिल्ली पब्लिक का है, मंगलम ये सब का है, तो सबका रखा हुआ है मेरे पास। वी विल सॉल्व वन आफ्टर द अदर एंड सबका पेपर यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि कल जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इको का पेपर में देखे थे, हर स्टूडेंट एक पेपर खाली हमने सॉल्व किया था, हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीख कर निकला था क्लास से। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि दी आइडिया टू परफेक्शन, परफेक्शन तो नहीं बोलेंगे बट टू स्कोरिंग 100 on 100। यार देखो उस चीज का लालच है मेरे को, सही बता रहे हैं। द आइडिया टू स्कोरिंग 100 on 100 इज के साथ अपने सब कोई जितना पेपर हो सके मिल बांट के सॉल्व करें क्लास में। तो विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज हेरिटेज स्कूल का पेपर है हमारे सामने, तो लेट्स सॉल्व इट। ये जो है ये लास्ट वीक ही शायद एग्जाम हुआ था, तो मतलब एकदम ताजा ताजा पेपर है, ऐसा नहीं है कि कुछ पुराना हो गया, हफ्ता दो हफ्ता पुराना ही है, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड लेट्स गो, लेट्स अटैक। ठीक है, एज यूजुअल आप लोगों को पता है आप लोगों का पेपर कैसा है। सेक्शन ए आपका जो 1 मार्कर फॉर्मेट में शुरू होगा, सेक्शन ए में दो तरीके का क्वेश्चन रहता है। पहला देखो, तो पूरा पेपर 40-40 में डिवाइडेड है, ए और बी 40-40। इसमें ए का जो 40 है उसमें 20 नंबर लगभग एक एक नंबर के लिए डेडिकेट हो जाता है, 20 नंबर 2 नंबर के लिए डेडिकेट होता है। और सेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस कैरी करता है, 5-6 5-6 5-6। बट 7 नंबर 8 नंबर देख के डरना मत, वो 8 नंबर होगा तो उसके अंदर दो सब डिवीजन और कुछ नहीं। तो विद दैट बीइंग सेड, कॉमर्स इको में भी, कॉमर्स में भी वही ट्रिक आपको बोलेंगे जो इको में बोले थे। व्हाट्स दैट ट्रिक? ट्रिक है भैया, जितना डिटेल्ड हो सके उतना डिटेल्ड आंसर लो। हाँ, ये बात सच है कि टीचर कंटेंट क्वालिटी तो देखता ही है बट लेंथ क्वांटिटी भी देखता है, इको और कॉमर्स में एटलीस्ट। तो यू विल हैव टू डिस्क्राइब इन दैट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो क्या इंटरेस्टिंग बात बोला, not a consumer right. Which of the following is not considered as a consumer right? Consumer right नहीं है, इनमें से कौन सा एक कंज्यूमर राइट नहीं है? देखो भैया ऐसा है, कंज्यूमर राइट का बात कर रहे हैं तो क्राइस्ट था, है कि नहीं? राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेमेडीज, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू रिड्रेसल। अच्छा, फिर राइट टू आपका जो है इंफॉर्मेशन हो गया था एडुकेशन, ये सब चीजें। ये राइट टू इक्वालिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बाबा, कंज्यूमर राइट नहीं है। ये एक सिटीजन का राइट है, राइट टू इक्वालिटी। इट्स नॉट अ, व्हाट शुड आई से, कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये कोई राइट नहीं है। डिबेंचर्स आर कॉल्ड एज फिक्स्ड परमानेंट फ्लक्चुएटिंग डेट। कॉमन सेंस डिक्टेट्स, देखो भैया पहला बात तो फिक्स कैपिटल का मतलब है जो एंड तक रहे, इक्विटी और प्रेफरेंशियल, मेनली इक्विटी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोल के अपने लोग को कोई काम है नहीं, तो अपने लोग का आंसर क्या आएगा? डेट। क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के उधारधारक होते हैं। उधारधारक का मतलब है कि अगर आपने किसी को डिबेंचर इशू किया, आपने मतलब आपकी कंपनी ने किसी को डिबेंचर इशू किया है, तो एक तरीके से कंपनी ने लोन रेज कर लिया। डिबेंचर्स आर डेट कैपिटल्स, नो डाउट सर। which can be definitely identified, yes, can be attributed to a particular product unit of output। ऑब्वियस बात है यार, यहाँ पर हम लोग कुछ और देखेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है देखने का। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी attributed to a particular output, राइट? व्हाट कैन नॉट बी attributed, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पता है मैं एक चिप्स का पैकेट बनाने लग रहा हूँ, मेरे को एक आलू लगता है एक चिप्स का पैकेट के लिए, तो मैं वो आलू का कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट कर सकता हूँ चिप्स के पैकेट के साथ। लेकिन वहीं पर अगर मान लो कि जिस मशीन से वो चल रहा है उस मशीन में मान लो कोई जाम पड़ गया, तो जाम पड़ गया तो मेरे को जो है ऑयलिंग एंड ये सब लुब्रिकेंट्स लगाना पड़ा, तो वो जो कॉस्ट ऑयल और लुब्रिकेंट का वो मैं आउटपुट से रिलेट कोई हल में नहीं करवा सकता। ये द फंक्शन परफॉर्म बाय आरबीआई विथ रिगार्ड टू बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज इज, ये अच्छा क्वेश्चन, विथ रिगार्ड टू बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज। अब समझ, एज ए गवर्नमेंट बैंक, यहाँ पर ना क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्यारा है। गवर्नमेंट बैंक, अगर आज आरबीआई गवर्नमेंट बैंक है ना, तो एज ए गवर्नमेंट बैंक आरबीआई क्या करता है, समझने की कोशिश करना। एज ए गवर्नमेंट बैंक आरबीआई क्या करता है? एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल टू द गवर्नमेंट है, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट होगा आरबीआई को कंट्रोल करता है।
डेवलपमेंट फंक्शंस, जैसे आरबीआई लोन ग्रांट किया फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, ये सब चीज के लिए। बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक, मेरे को अगर अपना बिल डिस्काउंट करवाना है, बिल डिस्काउंट करवाने का मतलब याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो एक बार रिवाइज करवा। मान लीजिए प्रगति ने एक प्रोडक्ट कोनिका को सेल किया, प्रगति ने एक प्रोडक्ट कोनिका को सेल किया, ठीक है कि नहीं है। अब यार ऐसा है कि कोनिका बोलती है कि प्रगति यार अभी तो पैसा नहीं है, 3 महीना रुक जाओ, ठीक है। तो एक बिल दोनों के बीच में बनता है, जो प्रगति बनाती है कि भाई कोनिका विल पे मी 3 मंथ ब्ला 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 ब्ला, एंड कोनिका एक्सेप्ट कर लेती है। अब ऐसा होता है कि 2 मंथ्स लेटर इनको पैसे का दरकार पड़ जाता है प्रगति को। अब प्रगति जा तो सकती नहीं है कोनिका के पास, क्योंकि खुद ही उन्होंने 3 महीना एक्सेप्ट किया, ना इसकी गलती ना उसकी गलती। तो प्रगति वही बिल जो कोनिका का एक्सेप्ट किया हुआ है वो जाके बैंक को दे सकती है कि भैया बैंक ये रख लो, पैसा महीना भर बाद आने वाला, मेरे को कुछ चार्जेस काट के अभी से दे दो। बैंक बोलता ओके डन, नो इश्यूज, एंड देयर योर बिल्स हैव बीन डिस्काउंटेड। इट इज अ बैंक सर्विंग यू दैट वर्क। तो बैंकर्स बैंक जस्टिफाई करता है हमारे यहाँ से, वी विल से बैंकर्स बैंक बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ बैंक हियर। अच्छा, व्हाट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ सर्टेन डेट, यार ये तो यार बिना बोले जाता है, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला है, याद करो जब फॉर्मेट बनाते थे कि जब भी ट्रेडिंग और पीएल बनता है, कैश बुक बनता है, वो एक साल, एक क्वार्टर, एक मंथ का बनता है, जनरली एक साल का बनता है, फॉर द ईयर लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल के अंदर, बट बैलेंस शीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनता है। तो याद रखना, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, balance sheet is prepared on a certain date. Hello, it's prepared on a certain date. Okay, cash is the process of searching for prospective employees. सोचना ही नहीं है, रिक्रूटमेंट है, searching of employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. That's recruitment for you. Recruitment is the process of searching of prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. वो अपने लोग उसमें पढ़े, तो यार वो रिक्रूटमेंट हो गया, इट्स पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है ना। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ डेबिट कार्ड होल्डर, तो देखो ऐसा है, डेबिट कार्ड है, इसका मतलब मेरा जितना पैसा है बैंक के अंदर उतना मैं ले सकता हूँ, उतना मैं ले सकता हूँ, बैंक को मेरे को उतना पैसा देना पड़ेगा जितना ड्यू है, तो ऑब्वियसली आई एम अ डेटर, ऑब्वियसली आई एम अ डेटर, आई विल रिसीव मनी, obviously I'll receive money. Debit card holder, debtor is the person who will receive money, creditor is the one who will pay money. आज मेरे पास अगर डेबिट कार्ड है, मतलब मेरे को पता है कि ये प्रूफ है, बैंक एक्सेप्ट कर रहा है कि यार आप हमारे डेटर हो, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको पैसा देंगे, सिंपल सा बात। लक्ष्य को डेटर बोल रहे तो लक्ष्य से मेरे को पैसा मिलेगा, लक्ष्य से पैसा मिलेगा, लक्ष्य डेटर है, बैंक से मेरे को पैसा मिलेगा, तो बैंक डेटर हो, हम तो क्रेडिटर हो, क्रेडिटर हुआ ना हम तो क्रेडिटर हुआ। जो डेबिट कार्ड होल्डर है, अगर मेरे पास डेबिट कार्ड है, तुम थोड़ा सोच के देखना, आज अगर मैं लक्ष्य को बोल रहा हूँ कि लक्ष्य मेरा डेटर है, मतलब मेरे को लक्ष्य से पैसा मिलेगा। अगर एक डेबिट कार्ड होल्डर है, उसको किससे पैसा मिलेगा, बैंक से, तो बैंक तो डेटर हुआ, बैंक हुआ, जिससे पैसा मिलता है वो डेटर है, जिसको मिलेगा वो तो क्रेडिटर है ना। इट्स लाइक दैट, क्लियर है। सर मूविंग ऑन, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स इन रिटेल, सेलिंग ऑफ गुड्स इन रिटेल, ई-टेलिंग ऑन इंटरनेट, ई-टेलिंग बोलते हैं इसको, तो ये हो गया अपने लोगों का ई-टेलिंग, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी इज डन अंडर प्लेस यूटिलिटी, कुछ और ही होता है, सेलिंग होता है, सेलिंग। रिसीट्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, देखना ही नहीं आगे, कैपिटल रिसीट्स, ये वन टाइम रिसीट्स होता है। RBI provide loan to development banks of financing different kind of industries. The function of RBI highlighted is क्या बोल, डेवलपमेंट फंक्शन, और क्या, dash helps to increase demand, expand markets and enhance the sale of existing products.
Cash helps to increase demand, expand market, and enhance the sale of existing products. Helps to increase demand, expand market. Okay. यार यहाँ पर कैसे? हाँ देखो यार, वही देख रहे हैं. Cash helps to increase demand, expand market, and enhance sale of existing products. तो यार यहाँ पर इतना ब्रॉड बेस्ड है, ये शॉर्ट बेस्ड लग नहीं रहा है डेफिनेशन. तो वी विल गो विद इन द शॉर्ट टर्म लिखा रहता ना, मेरा आंसर तुरंत चेंज हो जाता और मैं प्रीमियम और बोनस चल जाता कि ये भी बढ़ाता. कैश इज द अदर नेम फॉर चार्जेबल एक्सपेंसेस. चार्जेबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है चार्जेबल एक्सपेंसेस. और क्या होगा? चार्जेबल मतलब वो डायरेक्टली तुम अट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या. अच्छा, मिस्टर रुमता इंश्योर्ड स्टॉक ऑफ गुड्स विद एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹1,00,000. अच्छा, तो इन्होंने 1,00,000 का इंश्योरेंस ले लिया है. 1,00,000 का इन्होंने इंश्योरेंस ले लिया है. ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 40,000 ओइंग टू द, ये क्या नाम है, ओइंग टू द डैमेज ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय फायर. ठीक है ना. अब एक सेकंड रुकना, जस्ट अ मोमेंट गाइस. जस्ट अ मोमेंट यार everybody. Yes, sir. Hold on. ठीक है. तो Mr. Runta insured his stock of goods with an insurance company for ₹1,00,000. He suffered a loss of ₹40,000 owing to the damage of goods caused by fire. He claimed full amount of the policy. The principle of insurance violated is, यार यहाँ पर देखना, he claims full amount of the policy. यार सिंपल सा बात है, तुम पेमेंट उतना ही क्लेम कर सकते हो जितना का तुम्हारा लॉस है. वो बोलता है फुल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी, मतलब पूरा 1,00,000 मेरे को दे दो भैया, 40,000 ही मिलेगा. कौन सा वायलेट हुआ? देखो हमने डाला प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितने का लॉस आपका हुआ है, क्या बोलता है, जितने का आपका लॉस हुआ है आपको पैसा भी उतना ही मिलेगा. यही तो बोलता है. वो बोल रहा है कि 40,000 का लॉस हुआ पर मेरे को 1,00,000 रुपया ला कर दे दो. तो इंडेमनिटी प्रिंसिपल का तहस नहस हो गया. सिंपल सा बात है. तो ये लॉजिक है. Answer will be indemnity principle. Was enacted in the year 80s. ये वाला The Consumer Protection Act और कोपरा was enacted in the year. Enacted आया था हाँ 85 में तो आ गया. 86 85 में आ गया. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 85 में बन गया था, 86 पे लागू हो गया था. ठीक है कि नहीं है? देखो 2019 में तो रिवाइज हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ये मत बोलना कि यार इसमें आया था, 2019 में रिवाइज हुआ था. 86 से लागू हुआ था, 85 में बन गया. तो आंसर विल बी 85. अच्छा, goods such as rice, liquor, tobacco, etc. can fetch higher prices if they are stayed for a longer period of time. है ना. The need for warehousing highlighted is. अब देखो यार, can fetch higher prices if they are stored for a longer period of time. तो यार यहाँ पर जो है सिंपल सा लॉजिक है. नीड फॉर वेयरहाउसिंग हाईलाइटेड इज. देखो सीजनल डिमांड होता है. इफ दे आर स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सीजनल डिमांड का तो प्रोडक्ट्स है नहीं, ये सब राउंड द ईयर डिमांड होता है. तो ये तो आंसर हो नहीं सकता. प्रोसेसिंग का सवाल ही नहीं उठता. प्रोडक्शन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, है ना. प्रोडक्शन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, इसमें प्रोडक्शन का भी बात नहीं हो रहा है. यहाँ पर बात प्राइसेस का हो. स्टेबिलिटी इन प्राइसेस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. ये हो गया. ठीक है. तो ये देखो 16 आपका एमसीक्यूज आता है. 16 एमसीक्यूज यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया. इसमें यार ये वाला जो आ रहा है, एक बार मेरे को ये डिस्कस करना है. मैं इसी के बारे में अभी सोच रहा था, स्टेटस ऑफ अ डेबिट कार्ड होल्डर के बारे में. आओ एक बार फिर से ना मेरे को एनालाइज करवाना आप लोगों को. ठीक है कि नहीं है? स्टेटस ऑफ अ डेबिट कार्ड होल्डर. फिर से आपने क्या आंसर लिख कर आया है? नॉट अ क्रेडिटर. सही है, सही लिख कर. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे. सुनना. देखो यार, एक तरफ आपका हो गया डेटर, एक तरफ आपका हो गया क्रेडिटर. ठीक है यार. कोई डेटर और क्रेडिटर कब बनता है? जब किस चीज का रिलेशन हो? उधार का. क्या चीज का हो?
क्या मैंने बैंक को कोई उधार दिया है? नहीं, मेरा पैसा बैंक के पास रखा हूँ, मेरा पैसा बैंक के पास रखा, ठीक है कि नहीं है? ऐसे नॉर्मली देखा जाए, मान लो अगर मैंने बैंक को उधार दिया होता तो मैं कौन होता? क्रेडिटर होता। तब ये बात तय है कि मैं कौन होता? क्रेडिटर, क्योंकि बैंक को मैंने उधार दिया है। तब मैं कौन होता? क्रेडिटर। लेकिन उधार दिया क्या? वो तो मैं अपने पैसे रख नहीं पा रहा, इसलिए बैंक के पास बस अपना पैसा रखा है। यस सर हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा कि हु इज अ डेबिट कार्ड होल्डर, सर होगा नॉट अ क्रेडिट, नॉट अ क्रेडिट। क्रेडिटर कैसे हुआ? मैं आप लोगों को अभी जब गया था अभी लास्ट टाइम बोल के, तो मैं बस क्रेडिटर बोल के निकल गया था, बट जब मैं बाकी सारा पॉइंट सॉल्व कर रहा था, एक री थिंकिंग है, ये तो नॉट अ क्रेडिटर, क्योंकि ये तो अपना ही पैसा रखा हुआ है, ये तो अपना ही पैसा रखा हुआ है। कोई उधार दिया है क्या बैंक को? तो डेबिट क्रेडिट का रिलेशन कहाँ से है? एक चीज समझना, फॉर एग्जाम्पल हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है ना? हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तुम लोग को एकदम सिंपल सा बात बोलते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यार ये जो डेबिट कार्ड होल्डर है, हम एज एन अकाउंट होल्डर बैंक अकाउंट को दिखा देते हैं कि मेरे को पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट को वैसे दिखा देता है, बट जस्ट दैट आई एम अ डेबिट कार्ड होल्डर, यू नो, सो हाउ डू आई बिकम अ क्रेडिटर ऑफ द बैंक? हाउ डू आई बिकम अ क्रेडिटर ऑफ द बैंक? ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये है। और देखो, अभी यहाँ पर ना ये एक चीज है, ये मेरा ओपिनियन है कि एग्जाम में मार्क्स तुमको ये दोनों के लिए मिलना चाहिए, कि दोनों के लिए जस्टिफाइड लॉजिक है। रीजन है, नॉट अ क्रेडिटर वाला तो लॉजिक दिया, बट क्रेडिटर वाला लॉजिक क्या है कि जो बैंक अकाउंट है मेरा, तभी तो मेरे पास डेबिट कार्ड काम कर रहा है। तो बैंक अकाउंट को तो हम असेट साइड में दिखाता है, कोई चीज हम असेट साइड में दिखा रहे हैं मतलब हम दुनिया को बोल रहे हैं वो चीज मेरा, वो सामने वाला पार्टी मेरा डेटर है, तो बैंक के लिए तो हम क्रेडिटर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो लॉजिक मेरे को बोलता है वो है क्रेडिटर। आप लोग स्कूल में क्या बोले, बट क्या क्रेडिटर का नंबर ज्यादा है, मतलब ज्यादा लॉजिक अगर मेरे से बात करो तो आई विल, मतलब जो मैं पहले ही बोला था, आई विल ट्राई टू स्टिक टू क्रेडिटर वाला आंसर। क्योंकि देखो लॉजिक क्या बोलता है, अगर तुम बैलेंस शीट देख तो तुम असेट साइड में बैंक अकाउंट तो लिखता ही है, क्यों लिखता है मतलब? दैट्स वाई क्रेडिटर, क्रेडिटर गो फॉर क्रेडिटर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया किसके लिए आंसर लिखेगा? क्रेडिटर के लिए। स्टेटस ऑफ डेबिट कार्ड होल्डर आया, याद रखना क्रेडिटर है, बस फुल स्टॉप। सही है, मूविंग हो गया, वो एक कंफ्यूजन था, खत्म हो गया। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर। सिंपल है यार, स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर। और इंस्टाग्राम मुस्कुरा रहा है धीमे धीमे, गर्लफ्रेंड का मैसेज आया 25 तारीख का, चल फोन पॉकेट में डाल, फोन पॉकेट, और सिलेबस देख के मुस्कुरा रहा है धीमा धीमा, फोन पॉकेट में डाल, सिलेबस मत देख, फोन पॉकेट में डाल, फोन पॉकेट में डाल, फोन दिखना नहीं चाहिए मेरे को टेबल पे, हम बोल रहे हैं। क्लास में पढ़ने बैठो, कायदे से बैठो पढ़ने के लिए, फैशन शो करने मत आओ। हाँ बोलो। नॉट अ डेटर लिखा हुआ है, ठीक है लिख लेना। अच्छा, वन ऑफ आवर फ्रेंड इज सेइंग कि यार इसमें लिखा हुआ है, जो डिफरेंस वाला पोर्शन है वहां लिखा है क्या? मेरे को लग भी रहा था, जो डिफरेंस वाला पोर्शन है वहां पर लिखा हुआ है नॉट अ डेटर। अब बुक में अगर लिख दिया है, हम लोग क्रेडिटर बोल रहे थे वो बात सही है, पर अब एग्जामिनर क्या देखता है कि वो चीज है, तो निका जस्ट पॉइंटेड दिस आउट। तो ये जो क्रेडिट कार्ड वाला क्वेश्चन है ना, सॉरी डेबिट कार्ड होल्डर, स्टेटस ऑफ अ डेबिट कार्ड होल्डर ना, हाँ तो हम लोग क्रेडिटर बोल रहे थे, दे आर सेइंग कि डेबिट कार्ड होल्डर को लिख दे नॉट अ डेटर। ओके वी एक्सेप्ट दैट, कि बुक में लिखा उसके ऊपर तो कोई जाएगा नहीं, तो यार स्टेटस ऑफ अ डेबिट कार्ड होल्डर आ गया, देखो सिंपल सा बात है। हम लोग क्रेडिटर वाला लॉजिक सही लगा रहे थे, कोई टेंशन नहीं है उसमें, बट जब बुक में लिख दिया तो बस इसके साथ जाओ। हम लोग भी क्रेडिटर बोल के यही बोल रहे थे नॉट अ डेटर, पहले तो ये समझ लो, नथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन देयर, बट एक लैंग्वेज होता है, दे हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो नॉट अ डेटर, यानी कि अगर स्टेटस ऑफ अ डेबिट कार्ड होल्डर आया, ऑनलाइन वालों चैट में लिख दो, क्या लिख कर आएगा? नॉट अ डेटर। आई नो अपने लोग 2-3 आंसर्स के बीच में स्वैप किया, आई नो दैट, पर वो प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉट अ डेटर लिख कर आएंगे। गाइस ऑनलाइन वालों क्या लिख कर आएगा? चैट में लिखो फटाफट, स्टेटस ऑफ अ डेबिट कार्ड होल्डर आ गया तो नॉट अ डेटर, प्लीज नॉट अ डेटर, नॉट अ डेटर, फटाफट चैट में लिख दो यार, नॉट अ डेटर, स्टेटस ऑफ अ डेबिट कार्ड होल्डर इज नॉट अ डेटर। वेरी गुड यार, डेबिट कार्ड होल्डर का स्टेटस याद रखना, क्लियर है ना? याद रहेगा कृषा? वेरी गुड यार। तो देखो ये इंटरेस्टिंग चीज अपने लोग डिस्कवर किए इस प्रोसेस के अंदर। मैं बोला ना, एक आध आंसर होगा, जो लोग क्रेडिटर लिखा है, मेरा तो स्टैंड है कि नंबर उन लोगों को भी मिलना चाहिए, बट आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता है, नंबर गया तो गया,
तो बेटर है कि वही आंसर लिख दो जो बुक में लिखा है। नॉट अ डेटर लिखा है, हम लोग आर्ग्यू नहीं करेंगे, डेटर बोल भी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, तो नॉट अ डेटर। आगे अच्छा, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर ये तो बताएंगे आप। Yes, stakeholders are the people who have an interest vested in the organization. ठीक है, shareholders are the people who have invested in the organization. मतलब all shareholders can be stakeholders, but all stakeholders are not shareholders. दूसरा डिफरेंस, stakeholder is a wide term. Stakeholder is a wide term. Shareholder is a narrow term. Narrow term. Narrow term. सर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बोल सकते हैं, मैंने सुना नहीं। हाँ 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 सर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बोल सकते हैं। हाँ, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन देना पड़ेगा हर जगह। कोई डिफरेंस लिख रहा है किस बेसिस पर, बेसिस तो अपने मर्जी से लिख, वो कोई नहीं रोक सकता है। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन कॉमर्स के अंदर लिखना पड़ेगा बाबू लोग, नंबर जाएगा और सही है। ये हो गया स्टेक होल्डर शेयर होल्डर का। फिर सम स्टेक होल्डर्स आर, इसमें तुम लिख दो यार, कंपनी के एम्प्लॉइज हो गए, ये ही नहीं है, कंपनी के इन्वेस्टर हो गए, मैनेजर्स हो गए, और शेयर होल्डर्स खाली एक ग्रुप है। क्लियर है कि नहीं? तो वी हैव डिस्कस्ड इनफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में लिख दो कि इट इज एन अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट because the event is bound to happen. Insurance, general insurance, it is a real insurance contract because the event may or may not occur. तो नंबर 2, लाइफ इंश्योरेंस पे आप लोग को लिखने का है कि पहला वाला पॉइंट डिफरेंस क्या हो गया, द इवेंट विल सर्टेनली टेक प्लेस, जनरल इंश्योरेंस में मे और मे नॉट टेक प्लेस। ठीक है कि नहीं? जनरल इंश्योरेंस में लिख देगा इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। है ये क्या बोल रहे हैं सर? इंडेमनिटी का मतलब मत भूलो रे भाई, तुम तो उल्टा याद रख के रखता है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो उस नुकसान को पूरा कर देगा। मान लो अभी लक्ष्य खेलते खेलते गया, कैमरा गिर गया, हम लक्ष्य को पकड़ लिए, ला कैमरा का पैसा लेकर अभी हो जाएगा, तो लक्ष्य बोल सकता है कि यार हाँ सही है। लेकिन यार एक इंडिविजुअल जिसका लाइफ चला गया, उसका लाइफ का कोई वैल्यूएशन है क्या? 1 करोड़ का जिंदगी था, इसका खराब हो गया, इसका 3 करोड़ का जिंदगी था, ये तो सीएम भी दोनों किया था, इसका तो 10 करोड़ का था। ऐसा तो नहीं है यार, हर इंडिविजुअल का लाइफ इनवैल्यूएबल है, प्रेशियस है। तो इस वजह से आप किसी को अगर लाइफ इंश्योरेंस में मान लो 50 लाख दे दी उसकी फैमिली को, यू कैन नॉट से कि उसको लाइफ को इंडेमनिफाई कर दिया, यू कैन नॉट इंडेमनिफाई एनीबॉडीज लाइफ। मूविंग ऑन, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नंबर 3, व्हाट इज इट? Then equity shares are the shares vesting ownership, मतलब जिसके पास इक्विटी शेयर होल्डर था वो कंपनी का ओनर बन गया, और डिबेंचर्स रिप्रेजेंट बोरोड फंड्स, राइट? ऑन इक्विटी शेयर्स देयर इज वोटिंग राइट्स, डिबेंचर्स नो वोटिंग राइट्स। Equity share owners of the company, debenture holders are the creditors of the company. Equity shareholders get dividend, debenture holders get interest. Equity shareholders did not be paid up until the winding up of the company. Debenture holders have to be paid sometime before the winding up of the company. Interest is paid on debenture holders first. Equity shareholders पे dividend is paid later on. इतना सारा डिफरेंस बोल दिया, लिख दे भाई कोई भी दो। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिख देना, और कोशिश करना पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखे। पैराग्राफ फॉर्म में कोई लिखा है नहीं, बोल रहे 0 मिल जाएगा, बट काय को कुछ तूफानी करने जा रहे हैं। सिंपल सा बात है यार, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बनाओ, दोनों का हेडिंग लिखो, अपने एक्सप्लेन करो और निकल जाओ भैया एग्जामिनेशन हॉल से, भाग जाओ वहां से। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पहला पता है सबको, सर डेफिनेशन बोलेंगे ना कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाइल व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज एंड एलिमिनेटिंग द रेस्ट, जिससे हम लोग का सेकंड पॉइंट आ गया, नेचर ऑफ प्रोसेस। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। तेरे को अगर डिफरेंस याद है तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के बारे में ज्यादा मत सोचना। मान लो तुम्हारे बुक में बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है नेचर, तुमको याद नहीं है तो तुम नेचर की जगह पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लिखा,
कुछ भी कर, निकल वहां से। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बस वैसा होना चाहिए जो तेरा डिफरेंस को एक्सप्लेन करे। एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट था तो बेस्ट लॉजिक। अच्छा, ये हो गया खत्म। तो ये हो गया नंबर 2 निपट गया। पेपर वॉज वेरी इजी अभी तक जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है। 16 में से कम सबने यहाँ पर जो है 15 या 14, किसने किसने मेरा गैस लेट मी एक्सपेरिमेंट दिस। 16 में से कितने लोगों ने 14 और 15 स्कोर किया है? 14 और 15 कुनिका है ना, कृषा आपका वही, दीक्षा का भी सेम है। प्रगति आपने कितना स्कोर किया? उतना ही तो हाथ उठाना था ना। 14 या 15 आपने स्कोर किया। लक्ष्य भाई क्या? 12। ओके, तो ये चीज है, मैं वही बोला कि इस पेपर में यार 14-15 आराम से आया होगा। वो एक नंबर भी वो वहीं पर गया होगा, नॉट अ डेटर वाला। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया हो गया। अच्छा, पहले पता चल गया। अच्छा, टेक एनी टू एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट ओवर रोड ट्रांसपोर्ट। सिंपल है, रेल ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज ओवर रोड ट्रांसपोर्ट। या रेल ट्रांसपोर्ट कैन कैरी बल्क ऑफ कमोडिटीज विच रोड ट्रांसपोर्ट कैन नॉट। अच्छा, रेल ट्रांसपोर्ट इज चीप, रोड ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा पड़ता है साहब। रेल ट्रांसपोर्ट इज चीप, बस हो गया। 2.2 जो एडवांटेजेस लिखना था ये लिख दिया। जब ओवर बोल रहा है ना, मतलब एडवांटेजेस नहीं मांग रहा है, डिफरेंस और कंपैरिजन मांग रहा है तुमसे। थोड़ा सा तैयार रहना उस चीज के लिए। और कोई भी डिफरेंस मत लिखना, वो डिफरेंस लिखना जिसमें तुमको रेल ट्रांसपोर्ट जीतता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कितना देखो रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन है कि तुमसे डिफरेंस मांगा और बोला डिफरेंस में भी किसको जिताना है? रेल ट्रांसपोर्ट को जिताओ, मतलब उसके फेवर में बात करो। तो जो स्टूडेंट सारा पॉइंट्स पढ़ के नहीं जा रहा है, दे विल नेवर बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। और बुद्धि खुला रखना एग्जाम। एक्सप्लेन प्रेफरेंस शेयर एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। तो यस, आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताना है। प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स which have a preference as to repayment of capital before the equity shares. There is a fixed rate of dividend on them and the dividend is paid before any dividend is paid on the equity shares. बस इतना दो बात है, बहुत है। Preference shares have to be redeemed. There is nothing called non-redeemable preference shares. खत्म हो चुका है वो दुनिया। Have to be redeemed. तीसरा, take any two precautions while using an ATM. जब तुम ATM में गया तो तुम क्या प्रिकॉशंस लेकर जाए, है कि नहीं है? तो इसमें लिखा हुआ अपने लोग का क्या पहला प्रिकॉशन अपने लोग ले सकते हैं कि डू नॉट फॉरगेट टू कलेक्ट द कार्ड। करेक्ट, कॉल योर बैंक। कार्ड अगर मशीन में फंस गया, ठीक है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें इसमें ज्यादा कुछ इसमें वो नहीं है ना। उसके बाद आप लोगों का है कलेक्ट योर रिसीट। कलेक्ट योर रिसीट, रिसीट रिलीज होता है ना। टू एडवांटेजेस ऑफ कैंपस इंटरव्यू एज अ सोर्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ कैंपस इंटरव्यू एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब यार यहाँ पर स्टूडेंट बोलेगा सर हम तो कैंपस इंटरव्यू पढ़ के नहीं गया, ओ माय गॉड क्वेश्चन आ गया। दो बात है। पहला बात तो पैनिक मत कर, छोड़ के चले जा, ऑप्शन है। नंबर 2, नहीं ऑप्शन सर तो नहीं ऑप्शन ना, तो बुद्धि। कैंपस इंटरव्यू क्या होता है पता है? जहां पर अब ये भी नहीं पता तो तुम डूब जाओगे। तुमको रिक्रूटमेंट का सारा मेथड रीड करके जाना होगा। कैंपस इंटरव्यू क्या होता है कि मान लो कि प्रगति है या कृषा है, ये लोग एक कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, मान लो MBA कर रहे हैं। 3 इडियट्स कौन कौन देखा आप लोग में से? 3 इडियट्स मूवी देखा है क्या? वो लास्ट में क्या हो रहा है? कैंपस इंटरव्यू। मतलब कि आपने पढ़ाई कर ली है, अब उसी इंस्टीट्यूट में आपका कंपनी आ गया है और आप लोग का इंटरव्यू चल रहा है। अब आप सोचो ना, कंपनी अगर आपका, तो क्या एडवांटेज है कि द राइटफुल कैंडिडेट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ। मेरे मैनेजर चाहिए और सीधा MBA कॉलेज में जाके मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया, सीधा कॉलेज जाके मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया, तो राइट पर्सन को मैं उठा के ले आया कि नहीं लेके आ गया? आ गया। यस और नो? ये हो गया पहला बात, ये हो गया पहला बात। दूसरा बात, पहला बात हो गया राइटफुल कैंडिडेट इन द सोर्स। नंबर टू कॉस्ट इफेक्टिव। क्यों? तुमको 1000 जगह दुनिया में तीर नहीं मारना पड़ेगा। कहाँ है राइटफुल कैंडिडेट, कहाँ है राइटफुल कैंडिडेट, तुमको पता है कहाँ है राइटफुल कैंडिडेट। भैया अगर सक्सेसफुल इंजीनियर ढूंढना है
तो बेस्ट आईआईटी कॉलेज से बेटर क्या है? तुमको एक अकाउंटेंट ढूंढना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से बेटर कहाँ मिल जाएगा? तुमको 10 जगह घूमना नहीं पड़ेगा। तुमको चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना, तुमको चाइनीज खाना है, चाइनीज खाना है तो तुमको कौन सा रेस्टोरेंट बेस्ट लगेगा? चाइनीज रेस्टोरेंट। वही है यार एडवांटेज कि कि द द बैरियर टू या द सर्च एंड सीजर, द टाइम वेस्टेड इज सेव्ड। नंबर 2 कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ राइट ऑप्शंस अवेलेबल। एक एडवांटेज ये भी तो है भैया, क्योंकि किसी भी कॉलेज में एक जन थोड़ी पढ़ता है, 100-200 लोग, 1000 लोग पढ़ते हैं। यू गेट अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स जो सब आपके लिए काम करने को रेडी है। ये है यार एडवांटेज। और आई थिंक इट्स क्लियर। इंपॉर्टेंट है यार कि कोई ये बोलेगा, आप लोग क्या बोलते हो पता है, यही फर्क आ जाता है यहाँ पर। आप लोग बोलते हो सर हम तो पढ़ के नहीं है, हम नहीं लिखेगा। थोड़ा सा उस समय देख, अगर ऑप्शन है कि दूसरा आंसर में शिफ्ट हो सकता है, तब तो रिस्क ले ही मत, भूल जाओ उस चीज को। और दूसरा आंसर में भी फंस ही सकता है, तो सोच के शांति से लॉजिकली स्मार्ट होना। एग्जाम में याद रखना यार, अच्छा स्टूडेंट होने के साथ साथ स्मार्ट भी होना पड़ेगा। जस्ट हम पढ़ के आया, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत बहुत दुर्गति किसका होता है पता, हम तुमको बता दे, जो पूरा बुक वॉर्म होता है, जो पूरा का पूरा बुक रट के गया होता है, सबसे बुरा हालत उसका होता है, क्योंकि वो स्मार्ट नहीं रह पाता है। फिर वो बहुत सेंसिटिव छुई मुई हो जाता है। हल्का सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया ना, वो रो देता है, एग्जाम में पसीना छूट जाएगा उसका, बहुत छुई मुई हो जाता है वैसा। तो वो मत बनो। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, मेरा पूरा बुक पढ़ा हुआ है, किसी का बाप का ताकत नहीं है कि इस बुक के बाहर दे दे। ठीक है, मेरा ये बुक बुरा पढ़ा हुआ है, बस ये कॉन्फिडेंस के साथ जाना एग्जाम में। और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम्हारा बुक एक्चुअल में पूरा पढ़ा हुआ। पहले तो ये बता, फालतू का एग्जाम में शोर शराबा मत कर। मेरे को ये कॉन्फिडेंस होता था क्योंकि हम पता था कि हम पूरा बुक का हर पेज, पेज नंबर, मेरे को अपने टाइम में पेज नंबर याद रखता था। इतना बार एक पेज को पढ़ लेता था, देख लेता था, मैनिफेस्ट कर लेता था। तुम लोग में से भी कोई होगा एक पक्का यार, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हम कुछ यूनिक नहीं थे, जो अच्छा स्टूडेंट लोग होता है वो मेरे से भी तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे को वो पेज नंबर याद, तो मेरे को मालूम था, शांति से सुन लो, ये तरीका बता रहे एग्जाम का, एग्जाम में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करे, नर्वसनेस कैसे किल करे। तो नर्वसनेस किल करने का तरीका बता रहा है भाई, पूरा बुक को ऐसे पढ़ लेना कि तेरे को पता है एक एक पेज। तुम लोग निकाल ले कितना बुक, तुम लोग का एडिशन चेंज हो गया, बट फिर भी तुम लोग का बुक का एडिशन में मेरे को पता है कोई पॉइंट किस साइड लिखा हुआ है। ये तो तुम लोग का बुक जिसको पढ़ा नहीं है तब मेरे को मालूम है, तो मेरा बुक मेरे को कितना अच्छे से पता होगा, तुम ये सोच। बस उस तरह से किल करना। और वो कैसे होता है, बार 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 पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। फिर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तुम कॉन्फिडेंट है कि ये बुक मेरे अंदर, अब लाओ, कोई क्वेश्चन आ गया, शांति से स्विच कर लेना। तुमको मैं केस बताता हूँ, तुम लोग को ये बताया कि नहीं बताया। तुम लोग तो सब आईसीएससी है, तो तुम लोग को हम ये एग्जाम्पल दे भी सकते। तुम लोग को फनी लगेगा, मेरा जो मेन सब्जेक्ट हम 11-12 में भी लेता है, 9-10 में भी लेता है, जो मेरा कोर सब्जेक्ट्स है वो मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, और कॉमर्स भी पढ़ाता है। कॉमर्स भी पढ़ाता है इसलिए बिकॉज कॉमर्स बहुत अच्छा पढ़ाता है। मैथ्स इको तो मेरा कोर ही है, मतलब आत्मा ही समझ लो मैथ्स इको। तुम लोग को मालूम है ये बात। तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, लेकिन मेरा 11-12 में जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो इंग्लिश। ऋतुराज सर थे हम लोग के स्कूल के अंदर, पीवीएम में थे हम। ऋतुराज सर, व्हाट अ ब्रिलियंट टीचर। मतलब 10 तक इंग्लिश का हालत खराब था, कंपलसरी है इंग्लिश, और 10 में 76-78 कुछ आया था मेरा, ईमानदारी से बताया 78 नहीं 80-82 कुछ आया था 10 का एग्जाम में, कुछ नहीं। बट ऋतुराज सर आया, वो यार क्या मोटिवेटिंग इंसान, क्या तरीके से पढ़ाता था। हम उनको कब देखते रहेगा पता है, यही होता है फर्क कि तुम अपने टीचर से चीज चोरी कर ले। वो क्लास में आए एक दिन, 11 में आए, एंटर किए क्लास के अंदर, वो उनको खाली पोएम पढ़ाने को मिला। हम लोग का मैकबेथ हुआ करता था, वी वर वेरी लकी। अभी तुम लोग 11-12 में जाएगा तो तुम लोग का वो है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट अच्छा है, मैकबेथ वाज द बेस्ट, शेक्सपियर का बेस्ट प्ले है मैकबेथ। तो जो भी है, वो आए, एक एक पोएम का बुक होता है अपना अलग से, अभी है कि नहीं पता नहीं, बट होता है। एक पोएम का होता है, एक प्रोज का होता है, और एक शेक्सपियर का कोई वर्क होता है। वो किताब रख के बोलना चालू कर दिए किताब से कि लुक एट दिस लाइन, लुक एट दिस लाइन, किताब बंद करके बोल रहे हैं। ये वर्ड तुम लोग उस चैप्टर में भी पढ़ा था, कोई वर्ड आ गया पोएम के अंदर, वो वर्ड को शेक्सपियर का किसी प्ले से रिलेट कर दिए
कि ये वर्ड तो तुम उसमें भी पढ़ा था। हम देख के कांप गए, हम बोले ये क्या चल रहा है क्लास के अंदर, ऐसा होता है इंग्लिश टीचर। तब मेरे को वो टीचर समझाया कि यार कैसे तुम स्ट्रीट स्मार्ट खेलते। उसके बाद वाला, अभी तो तुम लोग का मर्चेंट ऑफ वेनिस चल रहा है, उसके बाद वो वाला टाइम है ना, मतलब मेरा 9-10 में फिर हम मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पढ़ने लगे। 9-10 में भी मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा था क्योंकि हमको शेक्सपियर पढ़ने में मजा आता था। और आंसर लिखना हम 11-12 में सीखा, कोटेशंस में आंसर लिखता, कोटेशंस में आंसर लिखता। तो तुमको आता है याद, अब तुमको बताता हूँ क्या बता रहा, स्ट्रीट स्मार्ट। जब ऐसे आता है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, लिटरेचर में मेरे को मालूम था जिस तरीके का मैं आंसर रेडी करके गया था, लिटरेचर में मेरा प्री बोर्ड में आया था 100 में 98। 2 नंबर पर ऐसे ही काट लिया, बिकॉज काटना जरूरी था, फॉर्मेलिटी था। आंसर तुम लोग पढ़ लेगा, तुम लोग को लगेगा कि यार क्या मतलब आंसर है। और आंसर कैसे है, पूरा ऋतुराज सर का नोट सब रट गया था, मतलब खराब रट्टू तो था क्या नहीं, इतना बढ़िया लैंग्वेज में वो आंसर लिखवाया था यार। हम बस इतना बार पढ़ लिया उसको कि परफेक्शन के साथ लिखा है, नंबर नहीं कटा। अब डर था लैंग्वेज का, पूरा स्कूल कॉन्फिडेंट। जब अच्छा करता आदमी तो आसपास वाला लोग तो हो जाता है ना यार, ये कैसे कर रहा है, अच्छा रट्टू है, रट्टू है, रट्टू है, रट रहा है, रट रहा है, रट रहा है। ठीक है, हम बताता है तुम लोग, लैंग्वेज में तो नहीं रट सकता है। लैंग्वेज में हम लोग का बोर्ड्स में आ गया, 4-5 ऑप्शन रहता है ऐसे के अंदर, 25 नंबर का ऐसे होता है, कभी भी है क्या, 20 का, हम लोग के टाइम में 25 था, 5 नंबर ज्यादा था। 4 या 5 ऑप्शन होता है, जिसमें एक होता है प्रो और कॉन वाला टॉपिक, ठीक है कि नहीं है, एक होता है कोई इंसिडेंट नरेट करने वाला टॉपिक, एक होता है वन वर्ड, एक वर्ड लिखना है बस। अभी भी आता है क्या वो, एक वर्ड लिख देगा बस। मान लो लिख दिया, एक एग्जांपल मेरे टाइम पे क्या आया था हम तुमको बताएगा, बट क्या वर्ड था बता देता हूं तुमको। मतलब मेरे टाइम का वर्ड हम बाद में बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया ब्लैक, थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दे रहा है, मेरे टाइम पे ये नहीं आया था, बट थर्ड ऑप्शन सिर्फ ब्लैक लिखा। कितना इंटरेस्टिंग है यार वो चीज, तुम ब्लैक के बारे में जो सोच सकता है, तेरा इमेजिनेशन जहां जा रहा है, ब्लैक एज अ कलर, लाइफ का डार्कनेस, जो लिखना है लिख। सबसे ज्यादा नंबर उसी में मिलता था। किसी का हिम्मत नहीं होता था कि ब्लैक का क्या मतलब है, क्योंकि स्टूडेंट तो यही सोच रहा था कि व्हाट इन व्हाट सेंस ब्लैक सर, खड़ा होकर पूछता था सर এটা কি বলছে, की ब्लैक चाहिए। खत्म हो गया, रिस्क में आ गया। हम प्री बोर्ड्स तक भी अटेंड नहीं किया था, हम प्री बोर्ड्स तक में प्रोज और कॉन्स अटेंड करके जाते। बोर्ड्स वाला दिन आया, 4 ऑप्शन था, कोई साइंस बून और बेन साला हर कोई बोल पड़ता है, साइंस इज अ बून और अ बेन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब। एक वर्ड था, एक टॉपिक आया था मेमोरीज, खाली एक वर्ड, जो एक वर्ड था ना वो था मेमोरीज। अब हम तुम लोग को हम लोग का टाइम का किस्सा बताते हैं। हम लोग का इंग्लिश पेपर थर्ड पेपर था, वो पेपर हो गया था लीक। जब ये पेपर लीक हो जाता है ना, तो उसको लास्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है, एंड में शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब आफ्टर बोर्ड एग्जाम का जो डेट है उसके बाद शिफ्ट हो गया। ठीक है, टॉपिक है मेमोरीज। हम क्या रिस्क ले रहा है तुम समझ रहे हैं, प्री बोर्ड्स तक जितना ऐसे लिखा है सब प्रोज और कॉन्स वाला लिखा है, क्योंकि वो आदत बन गया था, क्योंकि उसमें पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, हम मेमोरीज पे स्टार्ट किया। मेरा पहला क्या होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो अपने लोग लगभग 8-10 लाइन का लिखते हैं, बॉडी हम इंट्रो सिर्फ 2 लाइन का लिखा, फिर ऐसे लिखा था 2-2.5 पेज का, ऐसे 2-2.5 पेज का ही लिखा था, उतना ही वर्ड्स का किया था, 2 लाइन। क्या मेरा पहला लाइन था मेमोरीज के अंदर पता है, पहला लाइन सुनो, रिस्क देखो, स्मार्ट प्ले बता रहा है, हाउ आयरॉनिकल इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। A class 12 student in his school, in his last exam, writing on the topic memories. Body start. अब जो एग्जामिनर पढ़ा वो टॉपिक, बाप रे, तुम सोच के देख क्या सोचेगा यार, ये क्या कर दिया ये, समझ रहा है क्या लिखा। अरे भाई, जो बच्चा 14 साल एक स्कूल के अंदर पढ़ा है, वो अपने स्कूल का लास्ट एग्जाम अपने स्कूल के अंदर, क्योंकि हम लोग का होम सेंटर था, लास्ट एग्जाम अपने स्कूल के अंदर बैठ के लिखा, बस ये 2 लाइन। फिर वही बकवास जो बॉडी कंक्लूजन में कोई भी बच्चा लिखेगा कि मेमोरीज कैन क्रिएट, मेमोरीज कैन रेजुविनेट, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे करके। हम दोस्तों के बारे में लिखा,
बॉडी में, बॉडी सुनो मेरा, बॉडी पे लिख रहा है जनरल बात, मेमोरीज में हर इंसान अपना दोस्त के बारे में तो लिखेगा ही, क्योंकि एक बच्चा आज अपना लोग पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे हम खड़े पेरेंट्स के बारे में सोच सकता है, बट जिसका तुम लोग का आधा लाइफ स्कूल में गया है यार, तो दोस्त के बारे में लिखेगा, उसमें हम कैसे फिर बॉडी में किल कर रहा है तुम देखो कि, क्योंकि हम लोग का 9-10 में, हाँ मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो टीचर इंग्लिश लैंग्वेज का कॉपी चेक कर रहा है ऑब्वियसली वो पढ़ा हुआ है मर्चेंट ऑफ वेनिस। हम लिखते हैं कि माय स्कूल डेज, माय फ्रेंड्स वर मच लाइक Celerio and Celerio to Antonio. Just like in Act 1 Scene 1, they were tried to guess the sadness of their friend. So do my friends. But unfortunately, they were worried. फिर हम वो कोट लिखता है, कौन सा कोट याद है, जब Act 1 Scene 1 सेकंड पेज में जब तुम लोग का लिखा हुआ है, where the your goshes make portly sails like rich burglars in the sea, do overpeer the petty traffickers. At my seas venture forth, my mind would be tossing on the ocean. जहाँ पे रॉक से टकरा जाता वो चीज, ये सब लिखा कोटेशन कॉमा देके, बट अनफॉर्चुनेटली इन माय लाइफ दिस शिप हैज सेल्ड, द स्कूल इज ओवर। बजाया शिप ऑफ लाइफ को हम किससे कंपेयर किया, स्कूल जर्नी से, उसका शिप तो सिंक नहीं हुआ था रियल लाइफ में, बट मेरा शिप तो खत्म हो गया, माय शिप हैज एंडेड हिज वॉयज। ये पैराग्राफ, ये था मेरा प्रश्न, कुछ प्री प्लान लगा नहीं, उस समय लिखा। मेरा एवरेज स्कूल हाईएस्ट था इंग्लिश, बोर्ड्स का बता रहा है, स्कूल हाईएस्ट था बोर्ड्स के अंदर, लिटरेचर और लैंग्वेज का एवरेज लेकर होने के बाद 96 आया, एवरेज, क्योंकि एवरेज ही होता है ना अभी भी, एवरेज के बाद 96। तो ये जुर्रत रखना पड़ेगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि उस समय खोल देगा, पूरा पेपर खोल देगा, वो जरूरत रखो। क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये बैकफायर ही तो करेगा, हाँ गया 10 नंबर गया, क्या है वो चीज है। और मैक्सिमम ये जो पढ़ाकू सेंसिटिव लोग हैं, ये लोग जो ज्यादा सेंसिटिव होता है, ये लोग कभी भी रिस्क नहीं लेगा, तुम देख लेना, ज्यादा सा इधर उधर होगा, ये लोग कुछ ना कुछ तुम लोग को भी देखना बोर्ड में दिखाई पड़ेगा, तो ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा लोग है ना, एक हाथ रो के निकलेगा, पूरा पेपर अच्छा रहेगा फिर भी लोग रोएगा। तो ये चीज है, स्ट्रीट स्मार्ट बनना है, बात समझ में आ रहा है ना, कि कभी ये मत सोचना कि कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि यार हम बर्बाद हो गया, सर हम बर्बाद हो गया, ये तो बाहर से आ गया, तुम पूरा पेपर पढ़ के जा, कोई बर्बाद नहीं है। मूविंग ऑन, कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड इन सेवरल वेज, स्टेट एनी 4 वेज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। अब लिख दे यार, ओवर चार्जिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, होर्डिंग की होल्ड करके रखता है प्रोडक्ट को, एडल्टरेशन मिलावट का माल बेचा जाता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, लिख दो ये सब, hazardous products sold after their expiry dates, underweighing of products, कितना लिखेगा ले, 7-8 पॉइंट बोल दिए, लिख दो कोई 4। और कभी भी स्टेट करके मत आना यार, एक्सप्लेन करना, ये कौन तुमको सिखाया है कि यार खाली हम हेडिंग लिख कर आ जाए, तुमको अगर 4 बोला है तुम 4 को एक्सप्लेन करेगा, सर सिर्फ 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन टू हेल्प विद दैट, तुम एक्सप्लेन करके आएगा, फुल स्टॉप। Why selection is considered a negative process? Not पहले सिलेक्शन का डेफिनेशन लिखो, the process of accepting the employees and rejecting the rest. Since it involves a rejection of maximum number and selection of a very few, it's considered as negative process because it doesn't invite people, sends them home. खत्म हो गया कहानी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जो लैंग्वेज आ रहा है वो लैंग्वेज लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट शुड बी करेक्ट बस। नेक्स्ट नंबर 4 हो गया, एक सेकेंड यार गाइस, ऑनलाइन वालों यहाँ तक बात समझ में आया सबको, यस और नो बोलना प्लीज। Yes, sir. ऑल राइट, Yes, sir. ऑल राइट, ऑल राइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है जनाब, ये क्वेश्चन है। आपको सिंपल से बोलना है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby a person is indemnified for the medical expenses they have got to incur. It can include the doctor expenses,
the doctor expenses related to doctor, the hospital treatment expenses, it includes those. बस हो गया. What do you mean by on the job and off the job training? दोनों का एग्जांपल मिल रहा है. On the job means learning while doing. Off the job is like theoretical approach to learning. On the job का एग्जांपल आप लोग दे सकते हो आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एग्जांपल क्लासरूम लेक्चर्स. हो गया खत्म. एग्जांपल देना है, नंबर मत देना एग्जाम में, बता रहा हूँ. सेक्शन ए खत्म. तो यार ये वाला पार्ट में तो यार देख फुल में फुल चाहिए. इस पार्ट में कोई अगर बोलता है कि सर कितने पार्ट का था, ये कितने मार्क्स का था, 14 था क्या, 8 इधर हो गया, 8 16 8 16 16 हो गया, 32 हो गया. तो मतलब 16 ये 16 में यार मतलब 32 में जो भी है 32 था ना, 32 हुआ ना, जितना भी 16 हुआ जितना भी हुआ, इसमें तो यार देख फुल मार्क्स एक्सपेक्टेड है. इसमें कोई अगर नंबर छोड़ के आ रहा है इसका मतलब है वो आलस किया था, पूरा आंसर नहीं लिखा. कुछ भी टफ लिखा है तो बता दो. डिस्कस एनी 5 फंक्शंस ऑफ अ कैपिटल मार्केट. डिस्कस एनी 5 फंक्शंस ऑफ अ कैपिटल. अब यार 5 फंक्शंस ऑफ अ कैपिटल मार्केट में यार देखो, कैपिटल मार्केट अपने लोग का मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स हो गया. 5 फंक्शंस में है यार. इट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट. इट infuses the habit of savings into the people. It leads to economic development. It boosts savings. ये सारा चीजें लिखना है तुमने. कैपिटल मार्केट का यही फंक्शन है. एक्सप्लेन सीआरएम एंड एससीएम मॉडल ऑफ ईआरपी. यार बहुत सिंपल है. सीआरएम हो गया कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल, एससीएम हो गया सप्लाई चेन मॉड्यूल. यही हो गया ना. कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल में लिखना it constantly interacts with the consumer, it keeps the consumer database, it does after sale services, follow up of after sale services, और पूरा उसको डिस्क्राइब करो. सप्लाई चेन मॉड्यूल ensure the flow of goods from the producer to the ultimate consumer. ईआरपी को अच्छे से पढ़ के जाना. ये तय है कि ईआरपी का 5 मॉड्यूल है, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जितना मॉड्यूल है उसमें से 2 तो आने वाला है. उसको रट के बाई हार्ट जाओ, बाई हार्ट 10 बार एक एक पॉइंट को पढ़ लो. क्योंकि यार तुमको एक बकायदा बोर्ड्स का पेपर थमा दिया है. ईआरपी से आज तक क्वेश्चन आ रहा है, आज आगे भी आएगा. व्हाट इज ईआरपी? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी कि द सिस्टम गेट्स ऑटोमेटेड एंड एवरीथिंग. तो यार ये ध्यान रखना आप लोग. अच्छा आगे बोलो सर. हाउ सब्सटेंशियल सेविंग्स, परेशान मत हो, शांति से. एंड नोवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्ट एज अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स. आ गया. मतलब आप समझो क्या हुआ. जो बच्चा बोल रहा है हम सिर्फ 4 पॉइंट, केशव जैसे लास्ट में पूछ रहा था सर हम 4 पॉइंट पढ़ के जाएं कि 5, मैं हमेशा बोलता हूँ यार सारा पढ़ के जा. देख ले ये क्वेश्चन अगर तुम 4 करके गया है और तुम ये दोनों पढ़ के नहीं गए है तुम तो बर्बाद हो गया. अब देख सब्सटेंशियल सेविंग्स कैसे, तुम अब बताओ कि ई कॉमर्स में सब्सटेंशियल सेविंग्स कैसे हुआ. एक एक करके देखो. ई कॉमर्स लीड्स टू सब्सटेंशियल सेविंग्स because there is not need to maintain a very decorated godown, a decorated shop. Only a small store can serve the purpose, so a lot of cost is saved. There is no need to hire multiple labor to assist the consumers. Substantial saving हुआ e-commerce के अंदर. Second, novel business opportunities. E-commerce opens doors for businesses that did not exist in the traditional businesses. ई-कॉमर्स ऐसा ऑप्शन अवेलेबल करवा देता है. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बुक रीडिंग, ऑनलाइन बुक्स आर अवेलेबल नाउअडेज, राइट. ये सारा बात बताओ तुम. हो गया. नोवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मतलब न्यू बिजनेस आइडियाज कैन वर्क हियर. लो एग्जांपल तुम लोग ना यार इसका कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अपना OLX हो गया. OLX initially people had old products but they could not find the buyer. Now companies like OLX have come up with a new business opportunity wherein the buyer and the seller can find themselves. Yes or no? खत्म हो गया कहानी. हम लोग के टाइम पे तो बच्चा लोग शादी.com ये सब लिखा था. तुमको ये सब तो नहीं बोल रहे. बात समझ में आया कि नहीं? वो चीज है. ठीक है. नहीं फाइव एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्युनिटी मतलब सोसाइटी फ्रॉम अ बिजनेस की पोल्यूशन नहीं कॉज करेगा, सोसाइटी का वैल्यूज का ध्यान रखेगा मतलब एथिक्स को फॉलो करेगा. नंबर 3 इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा. नंबर 4 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा. नंबर 5 प्रोडक्ट को अफोर्डेबल रेट्स रखेगा.
जैसे कम्युनिटी कैन बाय दैट, खत्म, जाओ नेक्स्ट। 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स हो गया, क्राइस्ट, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सीक रेमेडी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, खत्म। राइट टू इंफॉर्मेशन। 5 इंपॉर्टेंसेस ऑफ वेयर हाउसिंग। यार 5 इंपॉर्टेंसेस ऑफ वेयर हाउसिंग में क्या होगा यार, पहला बात प्रोडक्शन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, उसको ही उल्टा कर लो कि कुछ होता है सीजनल प्रोडक्ट्स, डिमांड पूरा साल होता है, मतलब सीजनल प्रोडक्ट्स का डिमांड कुछ साल होता है बट प्रोडक्शन पूरा ईयर होता है। कुछ होता है जिसका उल्टा होता है, जिसका उल्टा होता है कि डिमांड पूरा साल होता है बट प्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ईयर में ही होता है, दोनों को स्टोर करने में। स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, अभी ऊपर में एक पॉइंट पड़ गया उसको छापने, ये दिमाग खुला रख कि स्टेबिलिटी इन प्राइसेस वहां पर था, एक जो 4 ऑप्शन था, व्हिच ऑफ द फंक्शन इज हाइलाइटेड एज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग, वो चारों ही लिख देना। समझ आते हैं, रुक जाओ। इसी को बोलते हैं बदमाशी करना। हाँ एक ऑप्शन यार, लास्ट क्वेश्चन था क्या, ये रहा, ये रहा, विच वन ऑफ देम इज द वेयर हाउसिंग फंक्शन। तो ये लोग खुद ही बोल दिया कि सारा ही वेयर हाउसिंग का फंक्शन है, देख बस इसमें कौन सा वो, तो हम ये चारों लिख देगा ना, चारों को एक्सप्लेन करेगा फिर। तो ये बता रहा था, कल प्रगति देखो क्या करके आई थी, याद है प्रगति? अब उसमें जब प्रोपोर्शनल टैक्स लिख कर आ रहे थे, उसी चीज को आप लॉन्ग में से ही लिख कर आए, एमसीक्यू में गड़बड़ कर दी। तो ये हो सकता है, ये सब चीज को रिलेट करो, कोई बात नहीं है कि गलती हो गया, ध्यान रखो। अच्छा ये हो गया। एक्सप्लेन 5 फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, लिखना मोनोपोली ऑफ नोट इशू, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, है ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, बैंकर ऑफ बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, लिखते या जो मर्जी है लिख दे। अच्छा एक्सप्लेन कॉजा प्रॉक्सिमा एंड मिटिगेशन ऑफ लॉस एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। भाई इसमें तो देखो यार बहुत सिंपल सा बात है सर, बहुत सिंपल सा बात है सर, बहुत सिंपल सा बात है कि यार causa proxima means whenever a person is taking an insurance contract, the reason of loss should be the proximate cause that has been insured। फिर वो एरोप्लेन वाला एग्जांपल लिख दो कि it is insured against crash, but if somebody dies of heart attack in the plane, the company is not bound to pay। Next, explain mitigation of loss, very important। It means that the insurer must try, the insured, actually not the insurer, the insured must try to minimize the loss of the property insured, just like it would have been had it not been insured। प्रॉपर्टी में आग अगर हम बैठ के कुरकुरे खा, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस तो है, पैसा आ जाएगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट वेयरहाउस एंड बॉन्डेड वेयर? Simple, private warehouse are owned, privately owned warehouses. Bonded warehouses are the ones where the products are kept until the custom duty on the same is paid। पब्लिक वेयरहाउस नहीं है ये बॉन्डेड वेयरहाउस क्या हुआ कि प्रगति आपको इंपोर्ट टैक्स देना है, आप यूएसए से कोई सामान मंगाए, अब वो जो पोर्ट अथॉरिटीज है ना, वो आपका प्रोडक्ट आपको कंट्री में ले जाने नहीं देंगे तब तक जब तक आप उस प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भर देते। Describe doctrine of subrogation as a principle of insurance। Doctrine of subrogation इसका मतलब है कि once the insurance company has paid the insurance maturity amount, then it gets the entire right to the property insured। He comes into the fit of the insured, in the shoes of the insured। बात समझ में आया कि नहीं है? फिर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा अधिकार आपके पास आ गया। What is NEFT? National Electronic Fund Transfer। Here transaction is taking place in batches, settlement is taking place in batches। खत्म। ये है आपका बेसिकली एक व्हाट वुड आई से ट्रेडिंग पीएल बेस्ड क्वेश्चन अपने लोग। यार ट्रेडिंग पीएल बेस्ड क्वेश्चन के आने से पहले यार आई कैन से वन थिंग, तुमको अगर ये डाउट है ना कि सर हमको, क्योंकि स्टूडेंट का ये रहता है कि सर है ना हम इसको कैसे करें, मतलब ये हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन रहता है बच्चे। मेरा सिंपल आंसर, अगर तुम मेरे सारा क्लास को अटेंड किया, घर पे खाली 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का, गारंटी है 10 में 10 आएगा। त्रिशा प्रैक्टिस की हो, त्रिशा गारंटी है 10 में 10 आएगा।
खत्म, मेरे को जानना ही नहीं है कि ऋषा सही की गलत, 10 में 10 आएगा। वेरी इजी थिंग। बस ये क्या, सारा क्लास मेरे साथ किए हो, और नहीं किए हो तो रिकॉर्डिंग देखियो, और घर पे खुद से 4 सम बनाए हो और चारों सही है बस। और ये करना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि थ्योरी में तुमको सब भी आता होगा ना, तो चांसेस है कि तुमको 10 में से उस थ्योरी वाला क्वेश्चन में 8 मिल जाए। इसमें 10 में से 8 मिल सकता है क्या? 10 में से 8 इसमें मिल ही नहीं सकता। टीचर क्या देखेगा? ट्रेडिंग का फॉर्मेट, पीएल का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, आंसर सही है तो 10 में 10 देना पड़ेगा। इफ यू आर समबडी हु इज गोइंग टू किल कि भाई 100 में 100 चाहिए, भूखा है, तो दिस इज द वन फॉर यू। बस ये याद रखना, प्रैक्टिस करके जाए, यू हैव द राइट टू क्लेम देम आउट। यस, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा। आओ इधर देखते, आओ इधर देखते। ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग का डेबिट साइड में गया और कहीं नहीं जाएगा। ओपनिंग स्टॉक और कहीं नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। कैरेज, अब देखो सर सवाल उठ चढ़ा हुआ कि कैरेज को इनवर्ड ले कि आउटवर्ड, एडवाइजेबल है इनवर्ड लो, और ट्रेडिंग में जाता है इनवर्ड। कोई बच्चा अगर पीएल का डेबिट में भी डाल दिया ना, सही है, क्योंकि है तो खर्चा ही। और इनवर्ड और आउटवर्ड ये लोग नहीं दिया, हम लोग का क्या गलती? बट एडवाइजेबल है इनवर्ड लेना। क्या लेना? दिशा, दीक्षा पगला गई है। ट्रेडिंग हो या पीएल, खर्चा में तो माइनस हो जाएगा। हाँ, तो नेट प्रॉफिट तो सही आएगा। दिशा एक आइटम को देखो, 100 रुपए में 10 माइनस करना, तो भाई 10 पहले माइनस किया हो या बाद में किया हो, माइनस तो हो गया ना। नेट प्रॉफिट ही तो जाता है बैलेंस शीट में, बस खत्म। प्रॉब्लम तब है जब आपने माइनस नहीं किया। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स भैया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा। कमीशन रिसीव पीएल की क्रेडिट साइड में जाएगा। कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, खुलेगा ही उससे। फर्नीचर बैलेंस शीट का असेट, मशीनरी बैलेंस शीट का असेट, कैश बैलेंस शीट का असेट, नीचे में क्रेडिटर बैलेंस शीट का लायबिलिटी, सैलरी पीएल का खर्चा, डेटर बैलेंस शीट का असेट, डिस्काउंट पीएल का खर्चा, डिस्काउंट पीएल का खर्चा, बिल्स रिसीवेबल असेट। अच्छा यार सर, डिस्काउंट तो रिसीव भी हो सकता है, गिवन भी हो सकता है, अब कुछ नहीं बोला तो हम डिस्काउंट गिवन ही मान के चल रहा है, पीएल का खर्चा। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट का असेट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट का लायबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज किया था, रिटर्न किया। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, उससे वो परचेज से लेस होता है। किससे लेस होता है? परचेज से इन द ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस ट्रेडिंग का खर्चा, सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस होता है, परचेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड। हो गया खत्म। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ नहीं। 10 में 10 कैसे नहीं आएगा? तो गाइस आज अपने लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। लगभग ये पेपर था 80 में से आराम से जो बच्चा पढ़ के गया है 70 अप, 75 अप स्मूथली आएगा। मतलब इसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, बहुत आसानी से। दो कंसिडरेशन, बी स्मार्ट, नंबर 2 पढ़ो और हर आंसर को फोकस करो। आने वाले दिन में हम लोग मॉक तो लेने वाले ही है, बट साथ साथ में याद रखना हम लोग क्लास में पेपर और सॉल्व करने वाले हैं, इको मैथ्स सभी का। मैथ्स का मॉक आप लोग को अनाउंस हो चुका है फ्राइडे 30 अगस्त आई थिंक, अनाउंसमेंट डेट गया है, ग्रुप में देख लेना। उस दिन है 3 घंटे का मॉक। दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय एवरीवन, टाटा। बाय।